बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मुनीब एंड इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग इलास्टिक बीन स्टॉक को हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि AWS की एक बहुत अच्छी सर्विस है। बट उससे पहले आप लोग के सामने एक सिनेरियो रखना चाहूँगा ताकि आप लोग को ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए कि हम इलास्टिक बीन स्टॉक यूज़ क्यों करना चाह रहे हैं, वजह क्या है इसकी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप एक डेवलपर हैं, ठीक है, आपको अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, उसको टेस्ट करना है सर्वर पे। ठीक है, तो ज़ाहिर है आपको सर्वर की नीड होगी। सर्वर इटसेल्फ खुद कहाँ चलेगा, ज़ाहिर है उसके लिए VPC चाहिए होगा। ठीक है, एंड देन आपको फॉर एग्जांपल आपने सर्वर कॉन्फ़िगर कर लिया है, अब सर्वर को अपडेट करना, अपग्रेड करना, आपके जो एप्लीकेशन है उसके जो टेक्नोलॉजी स्टैक है उस हिसाब से आपको डिपेंडेंसीज लिस्ट डाउन करके उसको इंस्टॉल करना, उसका एनवायरनमेंट सेट करना। और आपको इस चीज़ की गारंटी है भी या नहीं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही चलेगी या उसमें कोई एरर आ सकता है, उसमें कोई इशू आ सकता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ परमिशन इशूज़, या आपके कोई एनवायरनमेंट जो सेट सही तरह नहीं हुआ, या आपकी जो एप्लीकेशन का जो वर्जन है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, वट एवर द अदर रीज़न वुड बी। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप उन एरर्स को रिजॉल्व करोगे और आपकी एप्लीकेशन जो है वो अभी तक डिप्लॉय नहीं हुई। तो ज़ाहिर है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी कोई आपको ऐसा फ़ायदा नहीं मिल रहा। आप एज अ डेवलपर आप सर्वर साइड पे आप जो है उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक सर्विस है जिसका नाम है AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, जो कि करता ये है कि आपको खाली बस ये बताना होता है इलास्टिक बीनस्टॉक पे कि किस नेटवर्क पे, किस VPC पे मेरे इंस्टेंसेस चल रहे होंगे, और बकिया बैकएंड में इलास्टिक बीनस्टॉक इन तमाम रिसोर्सेज को खुद से ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा होगा और हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, आपके एंड से बस VPC कितने सर्विस चल रहे होंगे, कौन सा लोड बैलेंसर अटैच करना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप की मदद से कितने इंस्टेंसेस बनने चाहिए, और उन पे आपकी एप्लीकेशन चल रही होगी, और आपको जो है मैनुअली कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की नीड नहीं होगी। और इलास्टिक बीनस्टॉक एक ऐसा सेंट्रलाइज डैशबोर्ड की तरह काम कर रहा होता है जो कि बैकएंड में तमाम रिसोर्सेज को ये खुद से हैंडल कर रहा होता है और खुद से ये मैनेज कर रहा होता है। सो ये फ़ायदा है हमारे पास इलास्टिक बीनस्टॉक का, जिसकी मदद से क्या इसके फ़वायद हैं। एक तो डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। डेवलपर्स जो है अपने कोडिंग में, अपने एप्लीकेशन के जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस में काम कर रहा है तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस के साथ काम कर सकता है। ठीक है, इसमें हमारे पास मैनुअल इंटरवेंशन की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, आगे चल के अभी हम देखेंगे कि इलास्टिक बीनस्टॉक हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इलास्टिक बीनस्टॉक की मदद से हम ये कर सकते हैं, खाली हम अपना जो एप्लीकेशन का जो कोड है उसको हम खाली सिंपली हम अपलोड करें। रेस्ट एश्योर्ड एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड एट द बैक एंड easily and automatically by elastic beanstalk, so we don't have to manage anything। ठीक है, हम बस कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट बता रहे होंगे, भाई इलास्टिक बीनस्टॉक में कौन से नेटवर्क पे हमारे कितने सर्विस वगैरह चल रहे होंगे, एंड बस बाकी जो भी चीज़ें हैं वो इलास्टिक बीनस्टॉक इसको मैनेज कर रहा होगा। अब इलास्टिक बीनस्टॉक की मदद से जो भी टेक्निकल पार्ट्स हैं, ठीक है, लाइक सर्वर्स है, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग है, मॉनिटरिंग भी आप इनेबल कर सकते हैं ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपके जो सर्वर्स हैं, लोड बैलेंसर्स हैं, या आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही तरह काम कर रही है, उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। इवन इसमें हम RDS एज अ डेटाबेस के तौर पे भी हम इसको हम कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। ठीक है, खाली हमें डेटाबेस का नाम बताना होगा, RDS कौन सा यूज़ करना है, इंजन कौन सा है, वो बैकएंड में जो है वो डेटाबेस बना के इसकी कनेक्टिविटी भी वो इलास्टिक बीनस्टॉक खुद से ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करा देगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें इसके जो चार्जेस है इलास्टिक बीनस्टॉक के इटसेल्फ कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन इलास्टिक बीनस्टॉक की मदद से जो हमारे इंस्टेंसेस या जो भी रिसोर्सेज बन रही होंगी तो ज़ाहिर है वो पे एज यू गो मॉडल पे चल रही होती हैं, तो उसके हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लाइक आपके लोड बैलेंसर है, सर्वर है, और आपके डेटाबेस है, ठीक है, ये इनके जो है ना आपके कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन इलास्टिक बीनस्टॉक एज अ सर्विस इटसेल्फ इसके कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, इलास्टिक बीनस्टॉक क्यों यूज़ करें, एक तो ये एक तो ये हमारा टाइम बचाता है। ठीक है, डेवलपर्स को जो है मैनुअली कुछ भी सेटअप करने की नीड नहीं होती, लाइक सर्वर्स है, लोड बैलेंसर है, या नेटवर्किंग का जो पार्ट है, इलास्टिक बीनस्टॉक जो है ना ये खुद से हैंडल कर लेगा ऑटोमेटिकली, और आपके डेवलपर प्रोडक्टिविटी को ये और ज़्यादा बूस्ट करता है। इन टर्म्स ऑफ जो डेवलपर है वो सिंपली अपने कोडिंग पर फोकस करके काम कर सकता है,
और ये ऑटोमेटिक स्केलिंग भी प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपके नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन मॉनिटरिंग हमारे पास भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि पीछे बैकएंड में अमेजॉन क्लाउड वॉच ही यूज़ कर रहा होता है, और क्लाउड वॉच के थ्रू हम लोग अपने एप्लीकेशन, सर्वर, लोड बैलेंसर की हम लोग मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इजी रोल बैक का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके डिप्लॉयमेंट में कोई भी इशू आता है या कोई भी एरर आता है तो आप उसको रोल बैक कर सकते हैं प्रीवियस वर्जन पे, ठीक है। और बेसिकली ये इसकी खासियत यही है इलास्टिक बीनस्टॉक की कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास लैंग्वेजेस है? जावा है, .NET है, पाइथन है, Node.js है, PHP है, गो है और डॉकर है, ठीक है। तो इन तमाम लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर आपके एप्लीकेशन कोड इन लैंग्वेजेस पे बनी हुई है तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा एक आप कह लें कि फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। आप इन लैंग्वेजेस पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यूज़ केसेस की, तो फॉर एग्जांपल आप एक डेवलपर हैं, आप जो कि वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं Node.js पे, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप मैनुअली EC2 सर्वर बनाएं, सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करें, नेटवर्किंग वाला पार्ट करें, लोड बैलेंसर को मैनेज करें, तो इलास्टिक बीनस्टॉक बैकएंड में तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा। आप क्या कर रहे होंगे? ये इलास्टिक बीनस्टॉक क्या कर रहा होगा? बेसिकली इलास्टिक बीनस्टॉक बेसिकली ये कर रहा होगा कि वो डिप्लॉय कर रहा होगा आपके एप्लीकेशन का जो कोड जो आपने अपलोड किया था वो बैकएंड में सर्वर्स पे डिप्लॉय कर देगा, और ये उन सर्वर्स को लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर देगा, रजिस्टर कर देगा टारगेट के तौर पे, मॉनिटरिंग को इनेबल कर देगा, सेटअप कर देगा, एंड देन ऑटोमेटिकली स्केल अप स्केल डाउन कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये अगर हम बात करें ऑल एट वंस, ये जो जितनी टाइप्स अभी हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली इलास्टिक बीनस्टॉक में ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे अलग से हमारे पास डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम लोग नॉर्मल सर्वर्स पे ECS, EKS, कुबरनेटिस एनवायरनमेंट पे हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों में शेयर करा दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है वो है ऑल एट वंस। अच्छा, ऑल एट वंस की डायग्राम आप यूँ समझें कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एप्लीकेशन है जिसका वर्जन V1 है। अब क्या हुआ, ये जो रेड जो बॉक्स है बेसिकली आपकी एप्लीकेशन V1 को डाउन किया, फिर एंड देन उसके बाद स्टेज 2 में आके ये V2 एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है। अच्छा, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ऑल एट वंस का, बेसिकली ऑल एट वंस कहते हैं हम एक साथ जितने आपके सर्वर्स है उन सब सर्वर्स पर एप्लीकेशन अपडेटेड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना। अब जाहिर है एक एप्लीकेशन चल रही है पहले से, उसको आप डाउन करेंगे, डाउन टाइम आएगा उसमें, देन उसके बाद अपडेटेड एप्लीकेशन को वो डिप्लॉय कर देगा। तो यहाँ पे वही पॉइंट्स लिखे हुए कि तमाम 4 जो आपके सर्वर्स इंस्टेंसेस है जो कि वर्जन V1 पे चल रहे थे वो स्टॉप हुए, दूसरा वर्जन V2 डिप्लॉय हुए तमाम सर्वर्स पे, और सर्वर्स आपके वापस से रिस्टार्ट हुए, ठीक है। अच्छा, ये हम कब यूज़ कर सकते हैं? अगर आपको फास्टेस्ट डिप्लॉयमेंट चाहिए और आपको ये लगता है कि इसमें अगर आप डाउन टाइम अगर आप फेस कर सकते हैं और डाउन टाइम जो है वो एक्सेप्टेबल है, उस सिनेरियो में आप फिर ये ऑल एट वंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि इसमें कोई आपके एडिशनल सर्वर की कॉस्ट नहीं जा रही होगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो नंबर ऑफ सर्वर्स है उन्हीं सर्वर्स पे ये अपडेट अप्लाई हो रही है, ठीक है, ऑल एट वंस डिप्लॉयमेंट। अच्छा, रोलिंग की बात करें तो रोलिंग की डायग्राम ऐसी है कि हमारे पास ये 4 सर्वर्स हैं। अब 4 में से 2 सर्वर्स बंद हुए, 2 सर्वर्स पे अभी भी एप्लीकेशन चल रही है। जो दोनों सर्वर्स जो बंद हुए हैं या डाउन किया गया है उसमें V2 एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई, V1 अभी भी चल रहा है। तो 4 में से शुरू के 2 सर्वर्स को अपडेट किया V2 पे, फिर जैसे ही दोनों V2 सर्वर्स अपडेट हुए, लाइव हुए, तो इसके बाद V1 को डाउन किया, एंड देन आपके पास इसी तरह से हमारे पास V2 एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई तमाम 4 सर्वर्स पे। बकेट साइज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो आपके जो n नंबर ऑफ जो सर्वर्स है उनमें से कुछ सर्वर ड्यूरिंग दी अपडेट वो ऑफलाइन हुए, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे। अच्छा, ये हम कब यूज़ कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको अगर 0 डाउन टाइम चाहिए, ठीक है, तो सिनेरियो में आप जो है रोलिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपके एडिशनल कोई सर्वर्स नहीं बनते हैं, जितने आपके एग्जिस्टिंग सर्वर होंगे उन्हीं सर्वर्स पे ये रोलिंग अपडेट जो है वो चल रहा होगा, ठीक है। और इनमें से ये अपने हिसाब से बैकएंड में जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ सर्वर्स को ये टेम्परेरी डाउन करता है, उसके बाद ये V2 को अप करता है, तो इसी तरह जो बकिया सर्वर्स हैं उनको भी डाउन करके V2 वर्जन को ये अप एंड रनिंग स्टेट पर ले आता है। अच्छा, अब हमारे पास रोलिंग विद एडिशनल बैच। अच्छा, इसके अंदर और रोलिंग के अंदर डिफरेंस ये है कि रोलिंग में हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, रोलिंग में हमारे पास एग्जिस्टिंग सर्वर्स पे ये काम कर रहा है। अगर मैं रोलिंग विद एडिशनल बैच की बात करूं
तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक एडिशनल ये इंस्टेंस बना लेता है। हमारे पास 4 सर्वर्स चल रहे हैं, लेकिन ये क्रिएट इंस्टेंस क्या है, एक एडिशनल इसने एक्स्ट्रा 2 इंस्टेंसेस बनाए हैं। ठीक है, एडिशनल बैच नाम से जाहिर हो रहा है कि ये एडिशनल कुछ सर्वर्स बनाएगा टेम्परेरी तौर पे। सही है। अब इसने 2 नए सर्वर बनाए, V2 एप्लीकेशन उसमें चल रही है। अब V2 एप्लीकेशन ये टेम्परेरी बनी है, जो क्रिएट इंस्टेंस का आपको ये नजर आ रही है बेसिकली टेम्परेरी बनी है। ठीक है, टेम्परेरी बनने के बाद ये आखिर में टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, शुरू के 2 सर्वर को इसने डाउन करके V2 का अप किया, फिर बीच के 2 सर्वर्स को इसने डाउन करके अप किया। अब आपके पास जो एक्चुअल जो सर्वर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 शो हो रहे हैं सबसे लास्ट पे, लेकिन उससे पहले स्टेज 6 में आप देखें कि हमारे पास 6 सर्वर्स चल रहे हैं। अब 6 में से जो इसने शुरू में जो 2 इंस्टेंस बनाए थे ना नए वाले, वो टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से काम करता है। अच्छा, अब इसके अंदर जाहिर है आपका जो कॉस्ट है वो जाहिर है आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही होगी, क्योंकि आपके टेम्परेरी सर्वर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी सर्विस की आपको जो है ना कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको कब यूज़ करना है, अगर आप इसको लॉन्गर डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्शन के लिए बेस्ट, आप कह लें कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक सूटेबल ऑप्शन है। ठीक है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो फुली अवेलेबल रहेगी 24/7 टू ऑल दी यूज़र्स। और आप अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर कर सकते हैं टेम्परेरी सर्विस के, तो उस सिनेरियो में भी आप ये उस सिनेरियो के लिए आपका एडिशनल बैच वाला ऑप्शन जो है वो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इम्यूटेबल की बात करें तो बेसिकली इम्यूटेबल करता ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर 2 सर्वर्स चल रहे हैं, उन 2 सर्वर्स पे V1 चल रहा है। अभी एक टेम्परेरी ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएगा, उन टेम्परेरी ऑटो स्केलिंग ग्रुप में V2 एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेगा। पहले 1 किया, फिर 2 किए हैं। अब ये जो टेम्परेरी जो आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना है ये करंट ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ मर्ज हो जाएगा, एंड देन जो पुराने वाले जो V1 है जो आपके इंस्टेंस चले थे वो टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है। और इम्यूटेबल जो है एक आप कह लें कि एक सेफर डिप्लॉयमेंट मॉडल है। ठीक है, और ये भी प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है, बहुत ही सेफ मेथड है। और इसमें जो है असल में मसला ये है कि चूँकि टेम्परेरी ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाता है, और टेम्परेरी ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाने के बाद V2 जो आपकी एप्लीकेशन है इसको ये करंट ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ मर्ज कर देता है। तो इसमें भी जो आप कह लें कि कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, और ये क्विक रोल बैक भी आपको ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रैफिक स्प्लिटिंग बेसिकली अब ट्रैफिक स्प्लिटिंग में हो ये रहा है कि आपके पास V1 पहले से चल रहा है, अब एक और ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हुआ, उसके अंदर V2 एप्लीकेशन चल रही है। अब ये बेसिकली जो Route 53 है बेसिकली आपकी ये DNS सर्विस है AWS की। ठीक है, अब इंटरनेट पे ट्रैफिक आ रही है, उसमें आप देख लें मेजॉरिटी जो आपकी ट्रैफिक जो स्प्लिट हो रही है वो V1 पे हो रही है, जबकि कुछ पार्ट जो है आपके V2 पे हो रही है। इसकी एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, अब कुछ यूज़र्स के पास नई अपडेट आई है और नई अपडेट में जो है नए फीचर्स आ गए, जबकि मेजॉरिटी यूज़र्स के पास जो है वो व्हाट्सएप का पुराना वर्जन चल रहा है। अब जाहिर है अब जो नया वर्जन है अगर वो स्टेबल है, उसमें कोई एरर नहीं आता, तो जाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी यूज़र्स की रिक्वेस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट होती रहेंगी टूवर्ड्स दी V2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है, V1 से जितने भी आपके ट्रैफिक आ रही होंगी उसको सब के सब डाइवर्ट करके यहाँ पे रिडायरेक्शन कर रही होंगी, और आपके पास जो है वो अपडेटेड एप्लीकेशन चल रही होगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रैफिक स्प्लिटिंग की एग्जांपल। ठीक है, सो मैंने बहुत कोशिश की थी आप लोग को ये तमाम डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी समझाने की, और आई होप आप लोग को इलास्टिक बीनस्टॉक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी जो भी क्यूरीज है उसको मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं, और इंशाल्लाह 2-3 इसके मैं हैंड्स ऑन लैब लेके आ रहा हूं इंशाल्लाह इन फ्यूचर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मुनीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।